बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? ठीक है, तो जो भारत में जब बाढ़ आती है तो उसकी चेतावनी कौन देता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जैसे केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग, या यह सभी। ठीक है यार, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है आंसर, यह सभी। मतलब केंद्रीय जल आयोग भी देता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी देता है और जल संसाधन विभाग भी होता है। क्षेत्र क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तो यह सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्या करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद भी देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है। तो पानी के स्रोत का रखरखाव आप खुद देखते होंगे कि गांव में पानी के स्रोत का रखरखाव ग्राम पंचायत करती है। विद्यालय का निर्माण ग्राम पंचायत करती है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची बनाना, मतलब ये तीनों के तीनों काम आप अपनी आंखों देखा है, इसीलिए बोल सकते हो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर होगा कि ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है। तो और भी इसके कार्य हैं। टोटल कितने विषय है? तो 29 विषय है जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। टोटल 29 कार्य ग्राम पंचायत करवाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। मतलब अगर हम वनों को नष्ट करें तो कौन सी ऐसी आपदा है जो कि उसके कारण होगी। तो यार भूसंकलन, मतलब मिट्टी का खिसकाव या फिर कटना, या फिर बाढ़ एवं सूखा और वनों की आग। तो यार तीनों चीज़ों, वन अगर कटते हैं तो भूसंकलन भी होता है, बाढ़ एवं सूखा भी आता है और वनों की आग भी इसी कारण से लगती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपने सुना ही होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ किस राज्य को मिल रहा है। तो यार केरल को, उत्तर प्रदेश को, या फिर राजस्थान को, या मध्य प्रदेश को। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इस जो नहर में पानी आता है किस नदी का आता है? तो सतलज नदी का। और बांध की अगर बात करें तो भाखड़ा नागल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध है और पानी आता है उसमें सतलज से, और फिर वो जो नहर है इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान तक पानी पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो 4 बीमारी दे रखी है, जैसे डिप्थीरिया, टॉक्सीलाइटिस और डायरिया और खसरा। तो यार इसमें जो डिप्थीरिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कि जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। मतलब दूषित जल या खान पान से होती है कौन सी? तो डिप्थीरिया नामक बीमारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, अगर हमारे स्कूल में जो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए पढ़ाया जाता है क्या? पर्यावरण के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। तो यार पर्यावरण साधनों का अधिकतम उपयोग के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब ये तो गलत है। पर्यावरण के साधनों का उपयोग करने के लिए भी नहीं पढ़ाया जाता और इनमें से कोई नहीं भी, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर कि पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हमारे स्कूलों में पढ़ाना कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा हमारे हाथों में हो, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बचपन से ही नॉलेज हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से है। ठीक है, जैसे ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरणीय प्रदर्शनी और पर्यावरणविद दिवस। तो यार निम्नलिखित में से किसका संबंध पर्यावरण प्रति जागरूकता से है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर, ग्रीन ओलंपियाड। तो यार ग्रीन ओलंपियाड इसीलिए कराया जाता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैले और ये एक गेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यार पर्यावरण दिवस ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंटों को इसका आंसर पता होता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। और ये मनाया जाता है तो 1972 से मनाया जाता है, कौन के द्वारा? तो UNEP के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा मनाया जाता है 1972 से। किस तारीख को? तो 5 जून से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विद्यालय के रणनीति द्वारा विद्यार्थियों के
दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी क्रियाकलाप या ऐसा क्या रणनीति रहे कि विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए। क्या खेलकूद के द्वारा कर सकते हैं, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहभागी क्रियाओं द्वारा, या परीक्षाओं द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। तो यार अगर हम ऐसा कुछ पाठ्यक्रम रखें जिसमें जो छात्र छात्राएं हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, तो उसके द्वारा हम विद्यालय में क्या होगा, जो बच्चों के दिलो दिमाग तक हम चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। और पाठ्यक्रम का उद्देश्य ही ये होता है, ठीक है, एक अपने आप में जो भी पाठ्यक्रम होता है या कोई भी कक्षा का उसका एक अपने आप में उद्देश्य होता है। अगर हम पर्यावरण का उद्देश्य रखें कि बच्चों के दिलो दिमाग तक अगर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है, तो वो पाठ्यक्रम ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो हमें मौलिक अधिकार मिले उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का संपूर्ण विकास, पुरुषों का संपूर्ण विकास, महिला सशक्तिकरण, या नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। तो यार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नागरिकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ही भारतीय संविधान का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अगला हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में कौन सा घटक शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो सामाजिक विज्ञान है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। तो यार आप 8th 9th जब पढ़े होंगे तो आपने इतिहास होता था सामाजिक विज्ञान में, भूगोल होता था और राजनीति विज्ञान होता था, व्यावसायिक विज्ञान जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ऐसा पाठ्यक्रम का क्षेत्र जैसे गणित होता है यार उसमें अंक दे सकते हैं, विज्ञान होता है उसमें अंक दे सकते हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें अंक नहीं दिया जा सकता। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में पढ़ाएंगे तो अंक नहीं दे सकते, योग में भी अंक नहीं दिया जा सकता, संगीत में भी अंक नहीं दिए जा सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। यह सभी तो पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है। यार तो जल की बर्बादी पर्यावरण की बिल्कुल समस्या है। जल का संरक्षण, तो जल का संरक्षण मतलब जल को बचाना, तो ये पर्यावरण की समस्या नहीं है। और वनों का विनाश भी पर्यावरण की समस्या है, और भूमि अपरदन भी पर्यावरण की एक समस्या के अंतर्गत आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। जल का संरक्षण पर्यावरण की समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इनमें से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो यार जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो कि पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो जैसे पर्यावरण की शिक्षा पहला ऑप्शन अगर देखें तो यार पर्यावरण की फर्स्ट ऑप्शन जो है पर्यावरण की शिक्षा में सबको शामिल किया जाए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्याय नहीं दी जानी चाहिए। यार मतलब जीवन पर्यंत मतलब जीवन के अंत तक नहीं दी जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत होगा। मतलब हमसे पूछा ही यह है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं दी जानी चाहिए, जबकि दी जानी चाहिए क्योंकि दिन प्रतिदिन पर्यावरण चेंज हो रहा है, तो उनकी शिक्षा हमें हमारे जीवन काल तक मिलनी चाहिए, परंतु ये बोल रहा है कि नहीं देनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि नीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, तो जो नीली क्रांति होती है उसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से, फल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फूल उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से संबंधित है किसका, तो नीली क्रांति का। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, तो जो मानवीय पर्यावरण और एक होता है पर्यावरण। ठीक है, तो जो मानव से संबंधित होता है उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। तो जैसे धर्म ये मानव ने बनाया है, समुदाय और परिवार ये तीनों मानव ने बनाया है, तो ये तीनों मानवीय पर्यावरण के घटक है। और पूछा हमसे यह है कि मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका आंसर भूमि। तो जो भूमि है वह मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि
द्रवित मैग्मा से बने सेल चट्टान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो द्रवित मैग्मा से बने होते सेल चट्टान उन्हें क्या कहा जाता है? तो आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो जो द्रव्य मैग्मा होता है, भूकंप वगैरह आपके चैप्टर में दे रखा है सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो द्रवित मैग्मा से बने सेल चट्टान को क्या कहा जाता है? तो आग्नेय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस हमें सूर्य की सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ठीक है, तो ये जो 4 गैस दे रखी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी गैस ऐसी है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है या हानिकारक किरणों से हमें बचाती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ओजोन गैस हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है और ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो जल वृष्टि होती है जो पृथ्वी पर आती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखो, बादल कहते हैं क्या? वर्षा, हिम और जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर वर्षा। ठीक है, तो जल वृष्टि जब बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। ठीक है, तो जो कांटेदार झाड़ियाँ है वह कहाँ मिलती है? गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, या ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में हमें कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है, जैसे कैक्टस वगैरह, कैक्टस, नागफनी, इन चीज़ों की बात कर रहा है कि गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाए जाते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ठीक है, तो जो सुनहरा रेशा है उससे किससे अभिप्राय? सुनहरा रेशे का क्या चाय से, कपास से, पटसन से या रबड़ से? तो जो सुनहरा रेशा से अभिप्राय है किसका? तो पटसन से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और भारत में सबसे अधिक पटसन होता है पश्चिम बंगाल में, और वर्ल्ड वाइड पश्चिम ये हो जाएगा बांग्लादेश में। तो सुनहरा रेशा का अभिप्राय है किससे? तो पटसन से। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? क्या बृहस्पति को, शनि को, शुक्र को या मंगल को? तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। जो शुक्र है इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, तिब्बत का पठार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कुलदीप नैयर एक पत्रकार को उच्चायुक्त किया गया था। ठीक है, उच्चायुक्त या नियुक्त किया गया था। तो कुलदीप नैयर जो कि एक पत्रकार है, इसको कहाँ पर नियुक्त किया गया था? जैसे इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो यार इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में नियुक्त किया गया था कुलदीप नैयर को, जो कि एक पत्रकार के रूप में थे। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने आर्या स्कोर होते हैं? जैसे ये धर्म चक्र है, इसमें ऐसी कितनी तीलियां होती है यह कहा जा रहा है। तो यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, परंतु अब है तो है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, 24 तीलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। ठीक है, तो जो मुख्य खंडपीठ है उच्च न्यायालय की मध्य प्रदेश की वो कहाँ पर है? क्या भोपाल में, जबलपुर में, उज्जैन में या इंदौर में? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, जबलपुर में, जो कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। बाकी जो इसकी अदर 2 खंडपीठ हैं वो है एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी निम्न में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? ठीक है, तो गुलाबी नगर आपने सुना भी होगा, जबलपुर को, लखनऊ को, जयपुर को या कोलकाता को? तो यार गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, जो कि कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 28 की इनमें से कौन सा पत्थर बंदरगाह, ठीक है, इनमें से कौन सा पत्थर बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है?
तथा पूर्ण सुरक्षित है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कि पत्थर पर बना हुआ है और अधिकतम गहराई और पूर्ण सुरक्षित है? तो क्या चेन्नई का, तूतीकोरिन का, या पारादीप, या विशाखापट्टनम? तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, विशाखापट्टनम, जिसकी गहराई भी अधिकतम है और पूर्णतः पत्थर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसके मुख्य कारण में से कौन सी गैस है? क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? यार सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्रीन हाउस हम उसे बोलते हैं कि जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और उसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है आपको फिर से यहाँ डाउट आए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। क्या औद्योगिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, या कृषि से प्राप्त कचरा, या खानों से प्राप्त कचरा? तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, खानों से प्राप्त कचरा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही। जिनके जितने भी नंबर आए हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, और आपको अगर कुछ लगता है कि यार इस लेक्चर में कुछ सुधार होना चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो आने वाले लेक्चरों में बिल्कुल सुधार होगा। या आपका कोई सुझाव हो कि इस लेक्चर में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो ये भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। और ये लेक्चर डेली सुबह अपलोड होता है यार 7 बजे, तो आप डेली उठने से पहले जब भी उठते हैं तो बिस्तर में ही या तो आप इसे सुन ले, या तो आप जल्दी उठने की हैबिट अगर आपकी है तो आप इसे 7 बजे डेली सुने, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, जिससे आपको एग्ज़ाम तक इतनी प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम देने में, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो यार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।